अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं लंदन से एमजे चौधरी। आप देख रहे हैं हिटलिस्ट टीवी। नाज़रीन, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, क्योंकि जिस तरह की गुफ्तगू और जो मैसेज और जो खबरें हम डिस्कस करते हैं, इस तरह खबरों को पाकिस्तान के चैनल्स के ऊपर कोई डिस्कस नहीं कर सकता और वहां पर बड़ी नपीतुली बात होती है। जैसे कि अमेरिका से एक ऐसी स्टेटमेंट आई है जिसकी वजह से इस वक्त ताकतवर हलकों के अंदर एक बहुत हलचल और उनको बड़ी बेचैनी हो गई है। और अब देखेंगे कि जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वहां पे इस तरह की तौजीहात दी जाएंगी, इसको अच्छा करके पेश किया जाएगा। इसके ऊपर आगे चल के बात करते हैं कि अमेरिका के जो एक ऐसे उनके समझने के बड़े अहम वजीर जो हैं मार्को रूबियो, उन्होंने क्या कहा है और किस तरह उन्होंने यहाँ पे पाकिस्तान में इस वक्त जो ताकतवर लोग हैं उनके पाँव के नीचे से जमीन कैसे खींची है, इसके ऊपर बात करेंगे। इसके साथ साथ इमरान खान की वो मुस्कुराहट वाली सजा के ऊपर भी बात करेंगे कि किस तरह इमरान खान इनके दिलों पे छुरियां चलाते हैं जब ये उनको सजा सुनाते हैं। बल्कि इस दफा तो सजा इस तरीके से सुनाई गई है कि वो कहते हैं ना कि जज साहब जो हैं वो जूतियां छोड़ के भाग गए, ये हालात वहां पे पैदा हुए। इसके ऊपर बात करेंगे। फिर इमरान खान की जो बहनें हैं उन्होंने क्या गुफ्तगू की है, एक दफा फिर फौज भी मेरी, मुल्क भी मेरा और अदारे भी मेरे वाली बात दोबारा इमरान खान ने जो की है वो क्या है। और इसके साथ साथ एक कॉन्फ्रेंस ऐसी चल रही है इस वक्त जिसके अंदर कुछ सहाफ़ी हैं और जो इस वक्त अपोजिशन जमातों के जो लीडरान हैं वो बैठे हुए हैं। और वहाँ पे सहाफ़ी जो हबीब अकरम हैं उन्होंने किस तरह जनाब नवाज शरीफ की मंजी ठोकी है, इसके ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जी इमरान खान और बुशरा बीबी को 17 साल की मजीद सजा सुनाई गई है। अब इमरान खान की जो सजाएं हैं वो 90 साल हो गई हैं जनाब। उनकी अपनी उम्र अभी जो है वो 70-71 साल है, लेकिन उनकी जो सजाएं हैं वो जनाब 90 साल की हो गई हैं। और ये जो करामात हुई है पाकिस्तान के अंदर, ये पिछले 2-2.5 साल के अंदर हुई है। उससे पहले इमरान खान के खिलाफ एक मामूली सा भी कोई मुकदमा या पर्चा नहीं था। तो ये तो खैर आप सब जानते हैं कि ये खेल किसने रचाया हुआ है और जो रचाने वाले हैं वो कितने बेबस नजर आ रहे हैं कि इमरान खान उनकी जितनी भी सजाएं वो सुनाते हैं उनके ऊपर एक हंसी ऐसी हंसते हैं कि जिसके बाद जज को भी कुर्सी छोड़कर भागना पड़ जाता है। जज शाहरुख अर्जुमन साहब जो हैं उन्होंने जो ही ये सजा सुनाई तो इमरान खान ने उन्होंने कहा कि ये जो जद्दोजहद होती है ना इसमें सजाओं से फर्क नहीं पड़ता, मैं तो शहादत का तलबगार हूँ। तो बस ये सुनना था कि जज साहब जो हैं वो जनाब वहां से ऐसे भागे कि किसी को नजर भी नहीं आया। अलबत्ता इमरान खान ने इसके ऊपर ये भी कहा कि ये पहला मौका है कि ना मेरे वकला आए हैं ना मेरी फैमिली का कोई बंदा आया है और आपको इतनी जल्दी थी सजा सुनाने की। और उससे पहले आप सुन चुके हैं अलीमा खान साहिबा ने जिस तरह बताया कि रात को उनको बताया गया 8 बजे के करीब के कल जनाब सुबह 9 बजे आपका केस है। आजकल आपको पता है कि धुंध का बड़ा मसला है, तो उनके वकला और वो बहनें जो हैं वो किस तरह वहां पे पहुंची। लेकिन बाद में इमरान खान के साथ उनकी एक अदद बहन की मुलाकात भी हुई। उसके अंदर फिर उन्होंने वही मैसेज दिया कि भाई ये सारा कुछ जो है वो एक शख्स करा रहा है, इस मुल्क के अंदर कोई कानून नहीं है, कोई आइन नहीं है, यहाँ पे सिर्फ आसम लॉ है जो यहाँ पे एग्जिस्ट करता है और या कर्नल जो बैठा हुआ है वो इस जेल को चला रहा है और सारा कुछ ऐसे हो रहा है। और उनको आइसोलेट किया गया हुआ है और कुछ चीजें उन्होंने अखबार में भी देखी होंगी और पढ़ी होंगी। तो ना उनके पास टीवी है ना वो किसी से उनको बात करने देते हैं। तो बहरहाल इमरान खान जो थे वो बड़ी हाई स्पिरिट में थे। जिस तरह उन्होंने मुस्कुरा कर इस सजा को जो है वो सुना भी और फिर उन्होंने अपना जुमला भी जो है वो जज साहब को जब सुनाया तो जज साहब के मेरा ख्याल है कि इतना हौसला नहीं था कि वो एक ऐसे निडर और सच्चे इंसान की आंखों में आंखें डाल सकते। तो उन्होंने वहां से फरार जो है उसी में अपनी खैरियत जो है वो समझी और वो वहां से निकल गए। अब इमरान खान को तो ये झुका नहीं सकते। इमरान खान क्योंकि देखें ये सजाएं कोई मैटर नहीं करती हैं, सिर्फ आपने थोड़ा सा तस्मों के साथ झूमना है, थोड़े से बूट चाटने हैं और फिर आप चाहे टीटी के अंदर आपको सजा होने वाली हो आप वजीर आजम भी बन सकते हैं। आपके ऊपर करप्शन के केसेस के तहत आपको सजा हुई हो और आप मुल्क से भाग जाएं और 3 साल मुल्क के बाहर रहें, फिर आपको रेड कारपेट ट्रीटमेंट भी मिल जाता है और फिर आपको जनाब
चौथी दफा वजीर आजम बनाने के ख्वाब भी दिखाए जाते हैं। वो अलहदा बात है कि वो ख्वाब जो हैं वो चकनाचूर हो गए, जिस तरह कबूतर उड़ाए थे उसी तरह वो ख्वाब भी उड़ गए। इसी के ऊपर जो है हबीब अकरम साहब ने अपने कुछ तजिया जो आज वो एक कॉन्फ्रेंस के अंदर मौजूद थे, वहां पे उन्होंने बताया कि नवाज शरीफ के हल्के की खुसूसन बात करते हुए उन्होंने कहा कि उनको बाकायदा तौर पर रुसवा किया गया, या उनका ऐसा जो उनके यास्मीन राशिद के खिलाफ जो उन्होंने इलेक्शन लड़ा, जहां पे उनका तजिया ये था, सर्वे ये था कि वो उनसे तकरीबन 25-30% पीछे हैं और वो इलेक्शन हार रहे हैं। और फिर उनके जो फॉर्म 47 और फॉर्म 45 के अंदर जो कटिंग की गई, वो कहते हैं वो अजायब घर में रखने के मुताबिक है कि उनको पूरी तरह जो है वो एक्सप्लॉइट किया गया। और कहीं भी नवाज शरीफ अगर जो पुरानी हरकतें करते थे और जिस तरह वो अपना रंग भेज बदलते थे, तो इस दफा उनको मौका नहीं दिया गया। और ऐसा भी कर दिया गया कि एक हलके के अंदर जहां पे 2200 वोट थे, वहां पे सिर्फ 36 लोगों ने वोट नहीं डाला। वो पता नहीं कौन बदकिस्मत थे जिन्होंने 36 ने नहीं डाला, बाकी 100 और 2100 और तकरीबन 64 लोगों ने उस जो पोलिंग बूथ था वहां पे वोट डाला। तो इस तरह की गुफ्तगू जो है वो उन्होंने भी की है। तो अब ये सारी सूरत हाल ये है कि इमरान खान का जो परसोना है, इमरान खान का जो कद है वो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। कोई भी सजा उनके कद को छोटा नहीं कर सक रही, ना उनको झुका सक रही है। और दूसरी तरफ जनाब जो असल बात है जिसके ऊपर बात करनी है कि दौड़ें कहाँ से लगी हैं और मुसीबत कहाँ से पड़ी है, वो जनाब पड़ी है मार्को रूबियो का जो बयान है, जो उनको कल एक सहाफी ने सवाल किया कि जनाब ये जो पाकिस्तान को आप कह रहे हैं कि आप अमन के लिए जो अपनी फोर्सेस भेजें, तो वो मामला कहाँ तक पहुंचा है। तो उसके ऊपर उन्होंने कैलकुलेटेड जवाब दिया, ये ऐसे तो नहीं हो सकता, वो जिस ओहदे पर हैं और जिस तरह अमेरिका जो है ना उसको किसी की चापलूसी करने की जरूरत है। उन्होंने जो जवाब दिया वो बड़ा ही दिलचस्प था। और उसके बाद हमारे जो यहाँ पे एस्टेब्लिशमेंट और ताकतवर लोग हैं उनके चिरागों में रोशनी बिल्कुल नहीं रही। अभी आप आज देखेंगे कि बहुत सारी तौजियात जो हैं वो बयान की जाएंगी, मरोड़ तरोड़ के इस तरह ही कहा जाएगा कि नहीं जी ऐसा नहीं हुआ है, वैसा हुआ है। ये उसी तरह है कि जैसे कोई जो है ना कोई पिंड का बड़ा चौधरी हो और उस पिंड के कोई जो कामे टाइप के लोग होते हैं, जो मज़ारे होते हैं, जिनके पास जमीन अपनी नहीं होती है, अपनी ताकत नहीं होती है, लेकिन वो चौधरी के रहमो करम पे ही होते हैं। तो वो कहीं पे शोर मचा रहे हैं कि चौधरी बड़ा सानू मजबूर कर रहा है कि जनाब रिश्ता दो रिश्ता दो रिश्ता दो। तो असी कह रहे हैं कि नहीं यार सोचांगे देखेंगे, चलो देखने हैं कर लेने हैं। लेकिन बाद में पता लगे कि वो जनाब कामा साहब जो है वो चौधरी के पाँव में पड़े हुए हैं कि भाई साढ़े को रिश्ता ले लो, असी रिश्ता देने को तैयार हाँ। मसलन मैं मिसाल आपको समझाने के लिए दे रहा हूँ कि यहाँ पे जो मार्को रूबियो ने मिसाल दी है, उन्होंने ये मिसाल नहीं दी, उन्होंने बताया कि जनाब कि जब सवाल ये हुआ कि जनाब वो जो पाकिस्तान से आपने अमन फोर्स मंगवानी थी वो मामला कहाँ तक पहुंचा, तो उन्होंने कहा कि जनाब वो अभी बहुत सारे उसमें ऐसे लगूनाज हैं जिसको हम कवर कर रहे हैं, कुछ चीजें जो हैं वो पाइपलाइन में हैं। अलबत्ता पाकिस्तान ने हमें ऑफर किया था और हम पाकिस्तान के शुक्रगुजार हैं और अभी उसमें टाइम लगेगा और बाकी दीगर मुल्कों के साथ भी बात हो रही है। तो बात उन्होंने ये की कि भाई हमने उनको नहीं कहा, उन्होंने हमें ऑफर किया। अब यहाँ पर जो था वो इसहाक डार साहब को आप सुन लें, आप राना सनाउल्लाह को सुन लें, आप दीगर लोगों को सुन लें, तो वो यहाँ पे कहते हैं नहीं जी हम ये नहीं करेंगे, एक कहता हम करेंगे, दूसरा कहता हम वहां पे सिर्फ अमन फोर्स भेजेंगे। और जो मुआहदा डोनाल्ड ट्रंप ने मंजूर किया हुआ है उसके अंदर सीधा सीधा लिखा हुआ है कि हमास को जो है वो इन्होंने वेपनलेस करना है। तो ये सारी सूरत हाल है और ये जनाब गंद का पूरा टोकरा और झूठ का पूरा टोकरा जो है वो आके गिर गया है ताकतवर के सरों के ऊपर। और इस वक्त वहां पे बड़ी ही जिसे कहते हैं ना कि अफरा तफरी पाई जा रही है। और अब उसको कवर करने के लिए इस डैमेज को कि जो मार्को रूबियो ने कर दिया है उसके ऊपर जनाब आज रात को जितने भी प्रोग्राम होंगे आप उसको देखेंगे कि नहीं जी वो इसका मतलब ये नहीं था, उसका मतलब वो था, उसका मतलब ये था। लेकिन जो अमेरिकन हैं वो हमेशा वो कहते हैं ना कि अमेरिकन वेज, उनका ये है कि वो स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करते हैं। तो उन्होंने खोल के ये बता दिया कि भाई हम पे ना डालो कि हमने उनको कहा कि भेजो, वो हमें ऑफर कर रहे थे और हमने उनका शुक्रिया अदा किया है कि अभी वो टाइम नहीं आया, थोड़ी सी चीजें जो हैं वो सेटल करनी है, पैसा कहाँ से आएगा, कितना आएगा, कितने लोग चाहिए, तो फिर इसके ऊपर हम बात करेंगे। और ये भी आपने सुन लिया है कि राइटर ने जो स्टोरी की थी कि जनाब अगले 1-2 महीनों में अमेरिका में जो हमारे आर्मी चीफ है उनकी मुलाकात भी हो सकती है, उनको बुलाया भी जा रहा है।
تو اب جناب یہ جو ہمارا جو ایک کنسیپٹ تھا نا، ہم اکثر جب جاتے تھے جو ہمارے جو بھی کنٹونمنٹ کے ایریاز ہیں تو وہاں پہ آرمی کا وہ لکھا ہوتا تھا ایمان، اتحاد، تنظیم، اور یہ سارا لکھا ہوتا تھا، اور قرآنی آیات بھی لکھی ہوتی تھی. تو غزوہ ہند بھی ہم نے لڑنا تھا، اور ہم ایک اسلامک ملک کی فوج ہیں، اور پاکستان کے علاوہ جو اسلامک کنٹری تھے وہ ہمارے پہ بڑا فخر کرتے تھے. اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو مارکیو روبیو کہہ رہی ہیں یہ پردہ کب گرتا ہے، اور پھر اگر یہاں سے ہماری افواج وہاں پہ جاتی ہے اور وہ کیا کام کرتی ہے، کیونکہ یہ باتیں چھپی تو رہ نہیں سکتی. تو بہرحال اس وقت جو طاقتور ہیں ان کے لیے ایک امتحان سے پہلے ایک بڑا امتحان آ گیا ہے، اور اب اس کو ٹیکل کیا جائے گا. اور آنے والے دنوں میں جو ہے وہ پھر آپ دیکھیں گے کہ جب ہماری اگر دستے بھیجے جاتے ہیں تو پھر ہمیں ایسی جو ہے اس کی بتائی جائیں گی کہ فائدے بتائے جائیں گے، اور وہ فلسطین کے حق میں ہوگا، وہ فلسطینیوں کے لیے بہتر ہوگا. اور بھائی یہ رانا ثناء اللہ آ کے یہاں پہ یہ کہہ رہا ہے کہ مسلمان ملک ہے، ہم اگر وہاں پہ جاتے ہیں ہمارے لیے تو فخر کی بات ہے. اور بھائی اسی مسلمان ملک کا جھنڈا نہیں آپ اٹھانے دے رہے تھے یہاں پر، ٹھیک ہے؟ وہ سینیٹر مشتاق کی فیملی کو آپ نے درجن بار جو ہے اٹھا کے اندر کیا، اور ان کی آپ نے مخالفت کی. آپ لوگوں کو زیادہ دیر تک چے نہیں بنا سکتے، لوگوں کے ماتھے کے اوپر چے نہیں لکھا ہوا. تو لہٰذا جو ہو رہا ہے، جو آپ کر رہے ہیں، وہ بند آنکھوں سے بھی اور کھلی آنکھوں سے بھی سب کو نظر آ رہا ہے. اب تک کے لیے اتنے ہی. دیکھتے رہے میرا چینل ہٹ لسٹ بائی امجد چودھری. چینل کو سبسکرائب کر لیں. اللہ حافظ.